आपने बहुत सारे पॉपुलर सेलिब्रिटी के मुंह से भी ये वर्ड जरूर सुना होगा। About bipolar disorder. You say you now live with bipolar. बाइपोलर डिसऑर्डर साइकोटिक सिम्टम्स आने लग गए थे। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये है क्या चीज जिसके जाल में बड़े से बड़े लोग भी फंस जाते हैं, और अगर ये किसी को है तो क्या इससे बाहर आ सकते हैं? हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सैयद एम कादरी, एक यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट, और मैं पिछले 20 सालों से मेंटल हेल्थ फील्ड में काम कर रहा हूं। आज हम बाइपोलर डिसऑर्डर को डिटेल में समझेंगे और डिस्कस करेंगे। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनके मूड काफी तेजी से बदलते हैं। कभी वो एक्सट्रीम हाई एनर्जी में होते हैं और कभी बिल्कुल डिप्रेस्ड फील करते हैं। ये अप्स एंड डाउन्स सिर्फ सिंपल मूड स्विंग्स नहीं हैं, ये बाइपोलर के साइन हो सकते हैं, जो एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो दुनिया भर में मिलियंस लोगों को अफेक्ट करती है। आइए इसे और डिटेल में समझते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसे पहले मैनिक डिप्रेशन के नाम से जाना जाता था, एक ऐसी कंडीशन है जो आपके मूड को एक्सट्रीम हाइज मेनिया से लोज डिप्रेशन तक ले जाती है। ये कंडीशन आपकी डेली लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है। जब आप मेनिया फेज में होते हैं तो आप ओवरली एक्साइटेड, एनर्जेटिक या कभी कभी इरिटेट फील कर सकते हैं। इतना ज़्यादा एनर्जी होता है कि आपको नींद की ज़रूरत भी नहीं लगती। दूसरी तरफ डिप्रेसिव एपिसोड्स में आप बहुत ज़्यादा उदास, होपलेस और थका थका महसूस करते हैं। कभी कभी सुइसाइडल थॉट्स तक आ सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे लॉन्ग टर्म मेडिकेशन और थेरेपी से मैनेज किया जा सकता है। इसके इलाज का सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले हमें इसके लक्षण यानी सिम्टम्स को समझना पड़ेगा। बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स को कई हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं और शुरू करते हैं मेनिया के सिम्टम्स से। मेनिया का अनुभव करने के दौरान इंसान अचानक से एक्सट्रीम एनर्जी और एक्साइटमेंट महसूस करता है। जैसे जैसे यह स्थिति बढ़ती है, उनका बिहेवियर इम्पल्सिव हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई बाउंड्रीज नहीं है और जो भी करेंगे वह परफेक्ट होगा। इस हाइटेंड कॉन्फिडेंस या पावर के चलते वे ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो उनके लिए या दूसरों के लिए डेंजरस हो सकते हैं। मेनिया के कुछ साइंस ये हो सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा खुश या एक्साइटेड महसूस करना, जैसे लाइफ बिल्कुल परफेक्ट हो गई हो। नेक्स्ट, बिना वजह चिड़चिड़ाहट और दूसरों के साथ रूडली या हॉस्टाइल बिहेव करना। नेक्स्ट, दिमाग में थॉट्स का लाइटनिंग स्पीड पर चलना। नेक्स्ट, अपने आप को बहुत स्पेशल, पावरफुल या यूनिक महसूस करना, ग्रैंडियोस बिलीफ्स। नेक्स्ट, हाई सेक्स ड्राइव या कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर। नेक्स्ट, बहुत तेज और ज्यादा बातें करना जिसे फॉलो करना दूसरों के लिए मुश्किल हो जाए। नेक्स्ट, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, जैसे बड़ी फाइनेंशियल डिसीजंस बिना सोचे समझे लेना या अपने आप को फिजिकल या इमोशनल रिस्क में डालना। नेक्स्ट, हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों का एक्सेसिव यूज़ करना, जैसे अल्कोहल या ड्रग्स का इस्तेमाल। नेक्स्ट, नींद बहुत कम लेना लेकिन एनर्जी का हाई रहना, जैसे नींद की ज़रूरत ही ना हो। ये सभी सिम्टम्स बताते हैं कि मेनिया एक सीरियस कंडीशन है और इसे सही तरीके से मैनेज करना ज़रूरी है। हाइपोमेनिया मेनिया का एक माइल्डर वर्जन होता है। इसमें व्यक्ति ज़्यादा एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव महसूस करता है, लेकिन यह उतना डिसरप्टिव नहीं होता जितना मेनिया हो सकता है। यह स्टेट इंसान की डेली फंक्शनिंग को उतना अफेक्ट नहीं करती, लेकिन लोग आपके बिहेवियर में नोटिसेबल चेंज देख सकते हैं। हाइपोमेनिया के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे ज़्यादा खुशी, एक्साइटमेंट और एनर्जी महसूस करना, जैसे आप किसी नए गोल पर फोकस्ड हो। नेक्स्ट, सडन बूस्ट इन प्रोडक्टिविटी, लेकिन यह ऑब्सेसिव या अनहेल्थी तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट, डिस्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी, जिससे एक चीज़ पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, किसी एक्टिविटी या इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना, जिससे बाकी काम इग्नोर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट, कम नींद की ज़रूरत लेकिन फिर भी फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करना। नेक्स्ट, सेल्फ एस्टीम का सडन बूस्ट, जैसे आप बहुत ज़्यादा केपेबल या कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। नेक्स्ट, फास्ट और ज़्यादा बातें करना, जिससे दूसरों के लिए पेस मैच करना मुश्किल हो जाता है। हाइपोमेनिया के सिम्टम्स आपको कभी कभी खुद महसूस नहीं होंगे जब तक कोई आपको इसके बारे में बताने न लगे, लेकिन यह कंडीशन आगे जाकर सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज में बदल सकती है। इसलिए टाइमली डायग्नोसिस और मैनेजमेंट बेहद ज़रूरी है। मेनिया और हाइपोमेनिया के ऑपोजिट स्पेक्ट्रम पर डिप्रेशन इंसान को इमोशनली और फिजिकली ड्रेन कर देता है। इस फेज में इंसान को लगता है जैसे लाइफ का कोई मीनिंग नहीं बचा
और वह हर एक्टिविटी में इंटरेस्ट लूज कर देता है। कई बार डिप्रेशन सुसाइडल थॉट्स या सेल्फ हार्म की तरफ भी ले जा सकता है। डिप्रेशन के कुछ कॉमन सिम्टम्स जैसे भूख में कमी या ज़्यादा भूख लगना, जिससे वेट लॉस या वेट गेन हो सकता है। नेक्स्ट, दिमाग में एक हैवी क्लाउड, जिससे फोकस करना मुश्किल हो जाता है या चीज़ें याद रखने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट, कांस्टेंट थकान और एनर्जी में कमी महसूस करना, जैसे आप हर वक्त एग्जॉस्टेड महसूस करते हो। नेक्स्ट, गिल्ट, वर्थलेसनेस और हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स, जिससे लाइफ बेकार लगने लगती है। नेक्स्ट, नींद की प्रॉब्लम जैसे इंसोम्निया या एक्सेसिव स्लीपिंग। नेक्स्ट, जिंदगी की वो चीज़ें जो कभी खुशी देती थीं अब बोरिंग या मीनिंगलेस लगती हैं। नेक्स्ट, लगातार सैड, एंग्शियस या एम्प्टी महसूस करना जो हफ्तों तक बिना ब्रेक के चलता है। नेक्स्ट, सुइसाइडल थॉट्स या अटेम्प्ट्स जो डिप्रेशन को लाइफ थ्रेटनिंग बना सकती हैं। कुछ लोगों को मैनिक और डिप्रेसिव सिम्टम्स एक साथ महसूस होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एनर्जी और आइडियाज़ आने के बावजूद एंग्जाइटी और उदासी का अनुभव होता है। कभी कभी हाई मूड एपिसोड एक लो पीरियड के तुरंत बाद आ सकता है या इसके विपरीत। यह भी संभव है कि एक ही दिन में मूड शिफ्ट्स हो या इससे भी जल्दी। अगर आप या कोई अपना इन सिम्टम्स से स्ट्रगल कर रहा है तो इसे इग्नोर न करें। बाइपोलर डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन सबसे पहला स्टेप हेल्प लेना होता है। इन सिम्टम्स को पहचानना और समझना बहुत ज़रूरी है। बाइपोलर डिसऑर्डर के कई कारण होते हैं, लेकिन उन्हें समझने से पहले हम इसके टाइप्स को देख लेते हैं ताकि आप जान सकें कि आपको किस प्रकार का बाइपोलर डिसऑर्डर है। एक्सपर्ट्स के अनुसार बाइपोलर डिसऑर्डर के कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे बाइपोलर 1, इसमें आपके मैनिक पीरियड्स जब आप बहुत अप फील करते हैं कम से कम 1 हफ्ते तक रहते हैं। इस दौरान सिम्टम्स इतने इंटेंस होते हैं कि मेडिकल केयर की आवश्यकता हो सकती है। डिप्रेसिव पीरियड्स भी हो सकते हैं और कुछ मामलों में मैनिक और डिप्रेसिव सिम्टम्स एक साथ दिखाई दे सकते हैं। अगर 1 साल में 4 या उससे ज़्यादा मैनिक और डिप्रेसिव साइकिल्स होते हैं तो इसे रैपिड साइक्लिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, बाइपोलर 2, इस टाइप में माइल्ड हाइपोमेनिया होती है जो पर्सनल या वर्क लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करती और इसमें डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशंस नहीं होती। अगर हाइपोमेनिया के सिम्टम्स कम से कम 4 दिन तक रहते हैं और आपने एक मेजर डिप्रेसिव एपिसोड भी फेस किया है तो आपको बाइपोलर 2 डायग्नोस किया जा सकता है। नेक्स्ट, साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर, इसमें हाइपोमैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड्स 2 साल एडल्ट्स के लिए या 1 साल बच्चे और टीन्स के लिए या इससे ज़्यादा समय तक रहते हैं। सिम्टम्स इतने इंटेंस नहीं होते कि बाइपोलर 1 या डायग्नोस किया जा सके। अब जब हमने बाइपोलर डिसऑर्डर के अलग अलग टाइप्स को समझ लिया है तो चलिए अब इसके होने के कारण या रिस्क फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के रिस्क फैक्टर्स वो चीज़ें होती हैं जो इस कंडीशन के होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इन फैक्टर्स की मौजूदगी से रिस्क बढ़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर ये फैक्टर्स आपके पास हैं तो आपको ज़रूर बाइपोलर डिसऑर्डर होगा। ये केवल वल्नरेबिलिटी को बढ़ाते हैं। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके क्लोज रिलेटिव जैसे कि पेरेंट या सिबलिंग को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो आपके लिए भी इसका रिस्क बढ़ सकता है। ये जेनेटिक रीजंस की वजह से होता है, लेकिन फैमिली में होने का मतलब ये नहीं है कि आपको भी ज़रूर यह कंडीशन होगी। नेक्स्ट, ट्रॉमेटिक इवेंट या स्ट्रेस, अगर आप किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जैसे इमोशनल, फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज से गुजर चुके हैं तो बाइपोलर डिसऑर्डर का रिस्क बढ़ सकता है। अत्यधिक स्ट्रेस जैसे किसी अपने की डेथ या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ड्रग्स या अल्कोहल का यूज़, एक्सेसिव अल्कोहल या ड्रग्स का इस्तेमाल बाइपोलर डिसऑर्डर के रिस्क को बढ़ा सकता है। ये सब्सटेंसेस मूड को और बिगाड़ सकते हैं और कुछ मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स भी बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स जैसे हो सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रेन फंक्शन और केमिकल इम्बैलेंस, बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लोगों का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे ब्रेन केमिकल्स का इम्बैलेंस मूड स्विंग्स को और सिवियर बना सकता है, जिससे कंडीशन के सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, मेजर लाइफ चेंजेस, शादी, नई जॉब या रिलोकेशन जैसे बड़े लाइफ इवेंट स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं, जो बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स को ट्रिगर करने का रिस्क रखते हैं। दोस्तों, ये थे कुछ रिस्क फैक्टर्स जो बाइपोलर डिसऑर्डर के होने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर की जांच या डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और यह किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा देखा जाता है।
बाइपोलर डिसऑर्डर आमतौर पर 15 से 24 साल के एज में प्रकट होता है और जीवन भर तक रह सकता है। यह रेयर है कि छोटे बच्चों या 65 साल से ऊपर के लोगों में नए बाइपोलर डिसऑर्डर के केसेस देखे जाते हैं। सिम्टम्स हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं और समय के साथ बदल भी सकते हैं। कभी कभी माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, जबकि कुछ मामलों में इंटेंस पीरियड्स होते हैं जो आपके काम और डेली लाइफ को चैलेंज बना देते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर का डायग्नोसिस करने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि इसके सिम्टम्स एंजाइटी, ADHD और डिप्रेशन जैसी दूसरी कंडीशंस से मिलते जुलते हो सकते हैं। इसका कोई ब्लड टेस्ट या ब्रेन स्कैन नहीं होता। पहले डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जाम करेंगे और आपके सिम्टम्स, मेडिकल हिस्ट्री और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे। कभी कभी लैब टेस्ट्स भी कराए जाते हैं ताकि दूसरी मेडिकल कंडीशंस को रूल आउट किया जा सके। इसके बाद आपको एक साइकाइट्रिस्ट के पास रेफर किया जा सकता है जो आपके मूड्स और थॉट्स को समझने के लिए ज़्यादा डिटेल में बात करेगा। डॉक्टर आपके सिम्टम्स की सेवेरिटी और उनकी फ्रीक्वेंसी को देखकर DSM-5 गाइडलाइंस के अनुसार डायग्नोसिस करते हैं। जब बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोस हो जाता है तो सबसे बड़ा सवाल होता है इसे मैनेज और ट्रीट कैसे किया जाए। अब चलिए समझते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं और किस तरह से इसके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर आपके सिम्टम्स के आधार पर ये ट्रीटमेंट्स सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे 1. मेडिकेशन। बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए दवाइयाँ बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए ये मेडिकेशंस अलग हो सकती हैं। इसलिए अपने नज़दीकी डॉक्टर या साइकाइट्रिस्ट से ज़रूर सलाह लें ताकि वो आपके लिए सही मेडिकेशन प्लान तैयार कर सकें। 2. टॉक थेरेपी। एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के साथ बातचीत करने से आप बाइपोलर डिसऑर्डर को समझने और मैनेज करने में बेहतर तरीके से सक्षम हो सकते हैं। डॉक्टर आपको कुछ थेरेपीज रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT। यह थेरेपी आपके थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर के प्रभाव को समझने और उन्हें बेहतर करने में मदद करती है। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल एंड सोशल रिदम थेरेपी। यह थेरेपी आपके रिश्तों और डेली रूटीन को सुधारने में मदद करती है, जिससे मूड स्टेबिलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट, साइको एजुकेशन। यह आपको मूड एपिसोड्स के ट्रिगर्स को पहचानने और उन्हें मैनेज करने में सहायता करती है। नेक्स्ट, फैमिली थेरेपी। यह परिवार के सदस्यों को कंडीशन और भावनाओं को समझने और एक दूसरे को सपोर्ट देने का मौका देती है। 3. इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ECT। इस थेरेपी में सुरक्षित तरीके से इलेक्ट्रिकल करंट्स का उपयोग किया जाता है, जिससे आपके ब्रेन केमिस्ट्री को बदला जा सके और सिम्टम्स में सुधार आ सके। जब अन्य ट्रीटमेंट्स काम नहीं करते तो ECT एक विकल्प हो सकता है। 4. रिपेटिटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन RTMS। इस थेरेपी में विशेष मैग्नेटिक पल्सेस का इस्तेमाल किया जाता है जो आपके ब्रेन के उन हिस्सों को स्टिमुलेट करती हैं जो मूड को कंट्रोल करते हैं। यह एक नॉन इन्वेसिव प्रक्रिया है, यानी इसे शरीर के बाहर से किया जाता है और इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। 5. लाइट थेरेपी। स्पेशल लाइट के एक्सपोजर से आपके सर्केडियन रिदम्स, आपके ब्रेन का इंटरनल बॉडी क्लॉक जो आपकी डेली फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, पर असर होता है, जिससे मूड स्टेबिलिटी बनी रहती है। 6. हॉस्पिटलाइजेशन। अगर आपके सिम्टम्स बहुत सिवियर हो जाएं तो हॉस्पिटल एक सुरक्षित जगह हो सकती है जहां आपको तब तक रखा जा सकता है जब तक कि आपका मूड कंट्रोल में ना आ जाए। बाइपोलर डिसऑर्डर को समझना उसके मैनेजमेंट का पहला कदम है। अगर आप या आपका कोई करीबी इसके सिम्टम्स से गुजर रहा है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। अर्ली डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट आपके जीवन में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए रेफरेंसेस को ज़रूर चेक करें। स्टे हेल्थी, स्टे अवेयर एंड टेक केयर।